सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया। तो आंसर होगा पेटेरी ऑर्पो को। तो अभी फिनलैंड में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पेटेरी ऑर्पो को संसद ने देश का प्रधानमंत्री चुना है। वे सन्ना मारिन का स्थान लेंगे। देखो फिनलैंड की बात करें, फिनलैंड की कैपिटल होती है हेलसिंकी, करेंसी है यूरो और इसके प्रेसिडेंट कौन है, सोली निनिस्तो। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है और अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड टॉप पे रहा था। अब आप मुझे बताओ कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी। बाकी अभी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस, ये यूनाइटेड अरब अमीरात से हैं। लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने थे अभी एडगर रिंकेविक्स और नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बने थे बोला टिनुबू। तो ये नाम चर्चा में है तो ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार जीता। तो आंसर होगा सलमान रुश्दी। तो 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार ये लेखक सलमान रुश्दी को दिया गया। उनका एक फेमस उपन्यास है जो 1988 में आया था जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। उसका नाम क्या था, द सैटेनिक वर्सेज। और जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार की बात करेंगे तो इसकी स्थापित किया गया था 1950 में और ये पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जिन्होंने अपने साहित्यिक कार्यों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। आपको बता दूं पिछले साल ये यूक्रेन के एक लेखक थे जिनका नाम था सेरही झादान, उनको ये पुरस्कार मिला था और इस बार सलमान रुश्दी को मिला है। सलमान रुश्दी आपको याद है अभी इनकी लेटेस्ट कौन सी बुक आई थी, विक्ट्री सिटी नाम से आई थी और कुछ समय पहले इनको पेन शताब्दी साहस पुरस्कार भी मिला था, तो ये भी ध्यान रखना। बाकी अभी ललित नटराजन इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 मिला बाल श्रम उन्मूलन के लिए। शिव शंकरी तमिल लेखक हैं, 2022 के लिए सरस्वती सम्मान जीता इन्होंने इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी 32वां व्यास सम्मान मिला इन्हें 2022 के लिए इनके उपन्यास पागलखाना के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए अभी आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर कौन बने हैं। तो आंसर होगा स्वामीनाथन जानकीरमन। तो स्वामीनाथन जानकीरमन ये आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर बन गए हैं। उन्होंने महेश कुमार जैन का स्थान लिया। जानकीरमन ये एसबीआई में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वर्तमान में। वैसे आरबीआई में 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं, तो चारों के नाम मैं आपको बताता हूं। एक तो यही हो गए स्वामीनाथन जानकीरमन, बाकी 3 कौन कौन है, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव और माइकल पात्रा। बाकी एलआईसी के चेयरमैन अभी बने थे सिद्धार्थ मोहंती। नेस्कॉम के चेयरमैन नए बने अनंत माहेश्वरी और अभी डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने प्रमोद भसीन। बाकी आरबीआई की बात करें, स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है, यंग हिल्टन आयोग। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1945 को। और वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के हैं। इसके पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर पूछेंगे तो आंसर होगा सीडी देशमुख। वही सीडी देशमुख जिनके नाम पे अभी मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया। और ये जो आप आरबीआई का लोगो देख रहे हो, इसमें एक पेड़ है, पाम ट्री है, ये ताड़ का पेड़, और जो जानवर है वो रॉयल बंगाल टाइगर है। अभी आरबीआई ने 100 डेज 100 पेज नाम से एक अभियान शुरू किया और आरबीआई ने वित्तीय समावेशन के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड को लॉन्च किया। आरबीआई के अनुसार लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में पहले स्थान पर तमिलनाडु है। अभी आरबीआई ने डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया भुवनेश्वर में। और अभी जो गवर्नर है ना शक्तिकांत दास, इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। और अभी आरबीआई ने नागरिकों को डिजिटल भुगतान से जोड़ने के लिए हर पेमेंट डिजिटल नाम से एक अभियान भी शुरू किया था। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 21 जून को। तो विश्व संगीत दिवस ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस। और अगर मैं आपसे पूछूं जो ग्रेमी अवार्ड है ये किस फील्ड में दिया जाता है, तो संगीत की फील्ड में। अभी ये न्यूज में भी था क्योंकि अभी इसमें 3 नई कैटेगरी जोड़ी गई है। कितनी, 3 नई कैटेगरी, वो मैं आपको बता चुका हूं डिटेल में कौन कौन सी। अच्छा आप तो एक प्रश्न का उत्तर दो, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 अभी किसे मिला।
तो आंसर होगा बॉम्बे जयश्री को। अब आपको हो गया कि इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, इस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को एक बार आप रिवाइज करा दो, तो ये लीजिए। अब साथ साथ बोलते हुए चलना, तभी आपको याद होएगा। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस, 15 जून को ही ग्लोबल विंड डे, 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय परिवार परीक्षण दिवस, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया था। तो जून के ये अभी तक इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा एस्टोनिया। तो अभी एस्टोनिया की संसद ने समान लैंगिक विवाह को वैध लीगल बनाने वाले कानून को मंजूरी दे दी है, जिससे वे ऐसा करने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश बन गया है। देखो एस्टोनिया के बारे में पहले बात करें। देखो एस्टोनिया के बारे में बात करें तो कैपिटल टैलिन है, करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री है काजा कैलास। और आपको याद हो तो इस साल नाटो ने अपना एक साइबर एक्सरसाइज है, लॉक्ड शील्ड एक्सरसाइज उसको कहते हैं, उसका आयोजन एस्टोनिया में किया था। और बाल्टिक देश कौन कौन से हैं? 3 देश हैं, एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया। और अभी आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि लात्विया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति कौन बने थे? एडगर रिंकेविक्स। और मुझे यूं बताओ, समलैंगिक विवाह को वैध लीगल बनाने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा ताइवान। और वैसे समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? नीदरलैंड था। अच्छा बताओ, अभी किस यूरोपियन देश ने एक नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया था, जिसमें क्या था? जिसमें यह था कि 16 वर्ष से ऊपरी आयु का व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तित करा सकता है। तो ऐसा किया था किसने? चलो इसका उत्तर आप लोग दो। वैसे भारत में अगर बात करें तो ट्रांसजेंडरों को जॉब में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। और पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी थी? सारा गिल बनी थी। वैसे भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला है? तो तेलंगाना में खुला है। ये भी पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में कौन सा देश योग के माध्यम से देश को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार बन गई है? तो आंसर होगा ओमान। तो ओमान ने योग के माध्यम से देश को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा है। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जो हमने मनाया अभी 21 जून को, तो ओमान में भारतीय दूतावास ने सोलफुल योगा सेरेन ओमान नाम से एक अभिनव वीडियो पेश किया। और भारतीय दूतावास ने वीडियो बनाने के लिए ओमान के पर्यटन मंत्रालय की सहायक कंपनी विजिट ओमान के साथ समझौता किया। तो ये किसी विदेशी सरकार के द्वारा अपने देश को बढ़ावा देने के लिए योग का उपयोग करने का पहला मामला है। तो ये न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देगा। अच्छा, इस बार हमने पढ़ा था योग दिवस, इसकी थीम क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग। और वासुदेव कुटुंबकम ये किसकी थीम है? G20 की थीम है, जो जिसकी अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है। देखो ओमान की कैपिटल होती है मस्कट, करेंसी होती है ओमानी रियाल। आपको याद है ओमान के साथ भारत कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है? ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज, अल नगाह एक्सरसाइज, नसीम अल बहर नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। और एक और प्रश्न पूछूं आपसे, तो बताओ NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस बैंक के साथ ओमान में क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा कैनेरा बैंक। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, न्यूज में है ये पॉइंट। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसने भुवनेश्वर में अंतरराज्य चैंपियनशिप में नया एशियाई शॉट पुट रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा तजिंदर पाल सिंह तूर ने। तो भारत के शॉट पुटर हैं तजिंदर पाल सिंह तूर, जिन्होंने भुवनेश्वर में अंतरराज्य चैंपियनशिप में एक नया एशियाई शॉट पुट रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 21.77 मीटर की भारी थ्रो के साथ अपने पिछले एशियाई रिकॉर्ड को तोड़ दिया। देखो यहां से एक प्रश्न ऐसे ही बन सकता है, तजिंदर पाल सिंह का संबंध किस खेल से है? तो शॉट पुट से है। इसी तरह से भवानी देवी का भी इंपॉर्टेंट नाम है, इनका संबंध तलवारबाजी यानी कि फेंसिंग से है।
और अभी एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी थी, तो नाम इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी कृष्णा प्रकाश ये स्विमर है और अदिति अशोक ये गोल्फर हैं। आपको याद है भी इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 ये हुआ था भुवनेश्वर में, इसका संबंध फुटबॉल से है। इसको भारत ने जीता है लेबनान को हरा करके, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के 17वां संचार उपग्रह को लॉन्च किया? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। तो 17वां ये इंडोनेशिया का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसे अभी एलन मस्क की जो स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स उसने लॉन्च किया है। किस रॉकेट की मदद से? तो फाल्कन 9। कहाँ से? अमेरिका से। क्यों लॉन्च किया? तो भाई नाम से क्लियर है, कैसा सैटेलाइट है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो संचार यानी कि कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। अच्छा, ये सतरिया से आपको एक सांस्कृतिक नृत्य, क्लासिकल डांस याद आएगा, सतरिया नृत्य। चलो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ूंगा, सतरिया नृत्य ये किस राज्य का क्लासिकल डांस है, ये बताओ आप। बाकी देखो, इंडोनेशिया की बात करें तो इसकी नई कैपिटल क्या है? नुसंतारा है। किस द्वीप पर? बोर्नियो द्वीप पर। इसकी अभी तक कैपिटल हुआ करती थी जकार्ता। जकार्ता में आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा? आसियान का। और इसके प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। और अभी इस साल आसियान समिट का 42वां, और अभी इस साल यानी कि 2023 में आसियान समिट की अध्यक्षता किसके पास है? ये इंडोनेशिया के पास है। अभी 42 नंबर की आसियान समिट हुई थी इंडोनेशिया में। उसी तरह से इंडोनेशिया ने पिछले साल 2022 में G20 की अध्यक्षता संभाली थी, इस बार हम संभाल रहे हैं। और इंडोनेशिया में आपको कई ज्वालामुखी मिलेंगे, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं तो माउंट सिनाबुंग हो गया, माउंट मेरापे हो गया, सेमेरू ज्वालामुखी हो गया। और इंडोनेशिया के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? गरुड़ शक्ति करते हैं और समुद्र शक्ति भी करते हैं, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल शुरू की? तो आंसर होगा दक्षता। तो अभी केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए, उनमें स्किल डेवलपमेंट लाने के लिए दक्षता पाठ्यक्रम नाम से एक पहल शुरू की है। दक्षता का फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें 18 पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आएगा, सिविल सर्वेंट की क्षमता विकास के लिए एक मिशन शुरू हुआ था। कौन सा? मिशन कर्मयोगी। और अभी अंतर्दृष्टि पोर्टल को, अंतर्दृष्टि नाम से एक डैशबोर्ड को किसने लॉन्च किया था? आरबीआई ने। अच्छा, मुझे ये बताओ, अभी कौशल्या मातृत्व योजना ये किस राज्य ने शुरू किया था? ये योजना शुरू की थी छत्तीसगढ़ ने। वहीं अभी शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की थी कर्नाटक ने। और मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना ये झारखंड ने शुरू की, तो ध्यान रखना ये भी। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी सितंबर 2023 में कौन सा राज्य देश के पहले मोटो जीपी कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ये 22 और 23 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में देश के पहले मोटो जीपी रेसिंग इवेंट की मेजबानी करेगा। अच्छा, इसी तरह से एक और प्रश्न आपको याद रखना है कि भारत की पहली फॉर्मूला ई रेस का आयोजन ये कहाँ पे हुआ था? ये इसी साल हुआ था, हैदराबाद में। और पहली बार तो कई सारी चीज़ें हुई है, जैसे कि अभी अगर आपसे पूछे कि सुशासन नियमन, गुड गवर्नेंस को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। और शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश आयरलैंड है। उसके अलावा बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा बना? सीरिया। और उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क ये किस जिले में स्थापित किया गया? ललितपुर। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी बनेगी लद्दाख में। और दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे स्थापित हुआ? उत्तराखंड में। और दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को WHO ने मंजूरी दी थी, उसका नाम क्या है? मॉस्क्यूरिक्स। तो ये भी ध्यान रखना। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था आपसे, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 जून। फिर आपसे पूछा, अभी भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में हिस्सा लिया? मंगोलिया। अगला प्रश्न था, गोधन न्याय योजना ये कहाँ पे शुरू हुई? झारखंड में शुरू हुई अभी। फिर आपसे पूछा था कि अभी वर्ष 2023-24 में नेशनल
कॉलेजिएट टेबल टेनिस एसोसिएशन पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? मुदित दानी। फिर आपसे पूछा ग्रेमी पुरस्कारों में कितनी नई श्रेणियों को जोड़ा गया? तो 3 को। फिर आपसे पूछा अभी अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने किस नाम से राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया? अरुण पोल एप्लीकेशन। फिर आपसे पूछा अभी एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी? भवानी देवी। फिर पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या है? तो योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। फिर आपसे पूछा अभी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? कमल किशोर चटिवाल। और आखिरी प्रश्न पूछा कि भारत ने किस देश को मिसाइल कॉर्वेट INS करपाण उपहार में देने की घोषणा की? तो आंसर होगा वियतनाम। और गाइस अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ में एक बार वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर देना। जो भी आपका व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे ग्रुप होता है तो एक बार वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करा करें। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज बना करके अपलोड कर दी गई आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। PDF भी आपको वहां पे मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न। तो कल को वीडियो में आपसे पूछा गया था कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 जून को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।